दोस्तों, एफसीआई ने एक बार फिर से नई नोटिफिकेशन लेकर आ चुकी है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के साथ साथ आपको हिंदी ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे पोस्ट पे आपको हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पर सीधे देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर असिस्टेंट एजी हिंदी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ काम वो आपका वही है, हिंदी ट्रांसलेटर का ही है, तो आपको हिंदी ट्रांसलेटर ही से मानकर चलना चाहिए। चलिए हम जानते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपके एफसीआई में क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाले हैं, और क्या आप एक जोन से अलग जोन, या क्योंकि यहाँ पर 5 जोन में आपको वैकेंसी निकली है, आप 5 जोन में अप्लाई कर सकते हैं या किसी एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे आपको अप्लाई करने में कोई भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े और आप अच्छे से अप्लाई करें, जिससे आपके एप्लीकेशन रिजेक्टेड ना हो। तो चलिए एक एक स्टेप को हम जानते हैं कि आपको हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है और किस प्रकार से आपको इसे अप्लाई करना है और कैसे आपकी इसके एग्जामिनेशन की तैयारी आपको करनी है। सारे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं। जोन वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एफसीआई। जोन वाइज यहाँ देख सकते हैं, जोन अलग अलग जोन में है, हर जोन में आपको वैकेंसी यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जितने भी पोस्ट है अलग अलग जोन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ एक बात याद रखना है कि आपको हर जोन में अप्लाई करना है या किसी एक जोन में अप्लाई करना है। यहाँ भी नीचे में नोटिफिकेशन में ही मेंशन है, चलिए मैं उसे भी आपको अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल हम जो मेन बेसिक है, बेसिक पे अभी चलते हैं। यहाँ देखिए नॉर्थ जोन में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्टेनोग्राफर जिनका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट जनरल हिंदी, और किसी के पास पीटीटी डिप्लोमा भी नहीं आया हुआ है तो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट का भी है, टेक्निकल का भी, डेब्यूट का भी है, और यहाँ आप लास्ट में देख सकते हैं असिस्टेंट एजी 3 हिंदी यानी हिंदी ट्रांसलेटर। यह हमारा हिंदी ट्रांसलेटर एजी 3 हिंदी आप ब्रैकेट में देख सकते हैं। पोस्ट कोड की बात करें, पोस्ट आपकी यहाँ पर एच रहने वाली है। पे स्केल की बात करें, पे स्केल आपकी 28,200 से लेकर के 89,200 तक यहाँ पर रहने वाली है, बेसिक पे है। बाकी आपके जो अलाउंसेस है, अलाउंसेस आपको मिलते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें, मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स रखी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको रिलेक्शन यहाँ पर मिलेगा। ओबीसी है तो आपको 3 साल का, SC ST है तो आपको 5 साल का यहाँ पर एज रिलेक्शन मिलने वाला है। वैकेंसी की बात करें नॉर्थ जोन में SC की एक वैकेंसी है, ST की भी एक वैकेंसी है, OBC की यहाँ पर 0 है, EWS की 2 है और अनरिजर्व की यहाँ पर 32 वैकेंसी। टोटल आपके 36 वैकेंसी यहाँ पर नॉर्थ जोन में देखने को मिल रहे हैं हिंदी ट्रांसलेटर के। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं साउथ जोन में। साउथ जोन में बात करेंगे, चलिए हम डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेटर पे बात करें। बाकी अभी आप देख लेंगे, अगर आप जनरल से अप्लाई करना चाहिए जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास डिप्लोमा फिलहाल नहीं है तो। साउथ जोन में बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के, आप देख सकते हैं पोस्ट कोड सेम रहने वाला है, सारा आपका जो है सेम रहने वाला है। पे स्केल, एज लिमिट सब सेम में यहाँ पर जो वैकेंसी का अप डाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा अलग अलग जोन में। तो यहाँ पर 4 वैकेंसी है, SC का, ST का 2 है, OBC का 0 है, EWS का 2 है और अनरिजर्व का आपको यहाँ पर 9 वैकेंसी। टोटल आपको 17 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहे हैं साउथ जोन में। अब हम आते हैं वेस्ट जोन में। वेस्ट जोन में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की हिंदी एजी हिंदी 3 का सारा आपका सेम रहने वाला है। पोस्ट के बाद यहाँ पर सिर्फ EWS का यहाँ पर 6 वैकेंसी है और अनरिजर्व का यहाँ पर 6 वैकेंसी है। बाकी किसी कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि अनरिजर्व का तो आप OBC टाइप अप्लाई नहीं कर सकते, SC टाइप अप्लाई, इसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनरिजर्व आपको यहाँ पर SC ST OBC का यहाँ पर रिलेक्शन आपको फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप OBC यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप यहाँ पर गिने जाएंगे। यह है हमारा वेस्ट जोन का। अब अगले जोन में चलते हैं। अगला हमारा नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में बात करें तो एजी 3 हिंदी का देख सकते हैं 3 वैकेंसी आपका ST का है, OBC का 1 वैकेंसी है,
EWS का 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व का 7 वैकेंसी, टोटल आपका यहाँ पर 12 वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट जोन में हमें देखने को मिल रही है। तो अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर कम ज़्यादा करके हमें देखने को मिल रही है। तो आपको इसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है किस जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी सारे लोग वहीं अप्लाई कर दे और जहाँ कम वैकेंसी वहाँ अप्लाई करने वाले की संख्या काफ़ी कम हो। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई क्वालिफिकेशन थोड़ी आपकी अलग दूसरे ट्रांसलेटर के मुकाबले, यानी जो जहाँ भी SSC मान लीजिए या IBPS SO, वहाँ से यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है थोड़ी सी अलग है। चलिए मैं उसके क्वालिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा क्या अलग है इसमें। तो ये हमारा वैकेंसी हो गया किस जोन में कितनी वैकेंसी है। बाकी अलग अलग पोस्ट भी है, अलग अलग पोस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो, लेकिन एक ही पोस्ट अप्लाई करना है। चलिए मैं इसके बारे में नीचे बताऊँ। यहाँ एक्चुअली हर पोस्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन देना चाहिए था वेबसाइट को, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन के ऊपर। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियर की सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिकल, स्टेनो के लिए ग्रेजुएशन प्लस आपके स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जनरल से अप्लाई कर रहे हैं तब ग्रेजुएशन होना चाहिए। अकाउंट से कर रहे हैं तो कॉमर्स होना चाहिए। टेक्निकल के लिए कहते हैं BSc BTech होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड डेपो का कर रहे थे आपको ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। और आप चलते हैं हम मेन अपने पोस्ट पर, असिस्टेंट ग्रेड हिंदी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार मार्क है, देखेंगे किसी में भी स्टार मार्क नहीं कि असिस्टेंट ग्रेड हिंदी में स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब क्या है मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते क्वालिफिकेशन के बाद क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट। यहाँ देख सकते मेन सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर मैं थोड़ा ये कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखा सके। कहते हैं हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट, यानी कि मेन सब्जेक्ट का अर्थ ये होता है कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी होना चाहिए 3 साल। मेन सब्जेक्ट जिसे आपको जिसे ऑनर्स कहते हैं या मेजर को कहते हैं या ऑनर्स कहते हैं। तो आपने हिंदी से ऑनर्स कर रखा है या मेजर कर रखा है हिंदी से, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ सीधा क्वालिफिकेशन का मतलब यही है। यहाँ पर कोई इंग्लिश वाला अप्लाई नहीं कर सकता या जो मीडियम वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता। अगर या आपके पास हिंदी है 3 साल में, यानी ग्रेजुएशन के 3 साल में अपने हिंदी पढ़ रखा है, ऑनर्स है, मेजर है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिन्होंने हिंदी से ऑनर्स कर रखा है या हिंदी से मेजर कर रखा है। तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट, यानी ग्रेजुएशन आपकी हिंदी से होना चाहिए, बस सिंपल। इसका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश तो आपको रहेगा, आपने हिंदी से मेजर रखा है, हिंदी ऑनर्स रखा है, तो इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाई होगा, तो आपको यहाँ पर काम चल जाएगा। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी इन वाइस वर्सा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, यानी आपके पास PGT है या सर्टिफिकेट भी है 1 ईयर का, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग यहाँ पर 99% आपको PGT ही करते हैं। PGT 1 ईयर का ही होता है, तो PGT आपके यहाँ पर चाहिए। यानी सिंपल है, आपने हिंदी से ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास PGT है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर कोई मास्टर डिग्री की रिक्वायर नहीं की गई है। बाकी हिंदी से किए हैं तभी अप्लाई कर, अगर आपने अंग्रेजी से कर रखा है ग्रेजुएशन तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अलग अलग पोस्ट में आप देखेंगे कौन जो लोग इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर रखे हैं और हिंदी उन्होंने अगर मास्टर डिग्री कर रखे, ग्रेजुएशन इंग्लिश से मास्टर डिग्री कर रखे हैं और ग्रेजुएशन आपकी हिंदी है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मास्टर डिग्री की रिक्वायर ही नहीं की गई। अगर मास्टर डिग्री तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ग्रेजुएशन डिग्री है यानी अपने बैचलर डिग्री कर रखा है हिंदी से, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास बस PGT का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए। यह हमारा सिंपल सा क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर बेनिफिट किसके लिए? बेनिफिट उसके लिए जिन्होंने हिंदी से ऑनर्स कर रखा है, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बाकी लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यह आपको अच्छे से समझ के रखना है। देखिए उन्होंने स्टार मार्क में यहाँ दे दिया है कि हिंदी शुड बी मेन सब्जेक्ट इन एवरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी आपके 3 साल में हिंदी होना चाहिए। अगर आपने ऑनर्स रखा है, ऑनर्स से हिंदी कर रखा है, तो 3 साल में
आपका हिंदी होगा ही, और मेजर से कहा जाता है आपकी हिंदी हो गई है। यानी कहीं पे आपको ऑनर्स कहा जाता है, कहीं पे मेजर कहा जाता है। तो तीनों साल में आपके हिंदी यहाँ पर होना चाहिए और पीजीटी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर कोई मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं की गई। तो क्वालिफिकेशन हमारा क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्वालिफिकेशन कब से आपका मान्य होगा, तो क्वालिफिकेशन आपका 1/8/2022 से तक आपके मान्य होगा। यानी 1/8/2022 तक आपके पास क्वालिफिकेशन आपके हाथ में हो जाना चाहिए, जिसने भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की गई है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अलग अलग पोस्ट के लिए, यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न भी अलग अलग है। तो हम हिंदी के लिए जान लेते हैं कि हिंदी इससे क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। पहला आपका फेस 1 एग्जामिनेशन होगा और दूसरा आपका फेस 2 एग्जामिनेशन होगा। द ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ फेस 1 एंड फेस 2, ठीक है, यानी प्री और मेंस जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ फेस 1 सेल बी कॉमन, यानी जितने भी पोस्ट है उस सारे के लिए फेस 1 यानी प्री एग्जामिनेशन सेम रहने वाले हैं, और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपके अलग रहने वाले हैं। तो प्री एग्जामिनेशन में आपके पहला सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन रहेगा रीजनिंग का, तीसरा सेक्शन रहेगा मैथ्स का, और चौथा सेक्शन रहेगा जीएस का। चारों में आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 नंबर के 100 नंबर के पेपर होंगे। यहाँ पर प्री में आपके 60 मिनट दिए गए, जिस प्रकार के आपके एसएससी में रहता है एग्जामिनेशन का पैटर्न प्री का, यहाँ भी आपको एसएससी का ही सिलेबस पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं। ये हमारा प्री का हो गया। 100 नंबर के प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 25-25 नंबर के आपके चारों सेक्शन इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस आपके रहने वाले हैं। चलिए अब मेंस एग्जामिनेशन पे चलते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पेपर में दिए गए। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको हिंदी असिस्टेंट ग्रेड हिंदी के लिए क्या रहने वाला है। यह कि हमारा लास्ट में असिस्टेंट ग्रेड हिंदी एच पोस्ट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको 2 पेपर देने हैं मेंस में, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड एच विल हैव टू अपेयर इन पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी जो प्री का तो आपका सिलेबस सबका सेम रहेगा, और जो मेंस है मेंस में आपको 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 में क्या है, देखिए पेपर 1 यहाँ पर कॉमन है। पेपर 1 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क, यानी 120 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, 120 नंबर के, आपको 90 मिनट समय यहाँ पर दिया जाएगा पेपर 1 में। पेपर 2 में 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स, यानी 60 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 2 में, और 2-2 नंबर के रहेंगे 120 नंबर के, यानी पेपर 1 भी आपका 120 नंबर का और पेपर 2 भी आपका 120 नंबर का। पेपर 1 आपका जो सिलेबस रहेगा वो बताऊंगा मैं, और पेपर 2 में आपका जो हिंदी ट्रांसलेटर का जो वर्क होता है, जिससे आपका राजभाषा अधिनियम से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके बाद में आपका हिंदी टू इंग्लिश, उसमें ऑप्शन जिस प्रकार से रहते हैं इस प्रकार से प्रश्न हमको पूछे जाएंगे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ, इसके बाद में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा इसके एग्जामिनेशन सिलेबस और पैटर्न के ऊपर। फिलहाल हम इसके ऊपर जो मेन पॉइंट है हम उसी पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पेपर 1 मेंस में आपके यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस आपके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के 25, रीजनिंग के 25, जनरल मैथ्स के, और आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है यहाँ पर 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं मेंस एग्जाम से। 25 क्वेश्चन आपके प्री में रहेंगे, लेकिन मेंस में आपके 45 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा वेटेज ज़्यादा है मेंस एग्जामिनेशन में। बाकी जो पेपर 2 है जो 60 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें देख सकते हैं चॉइस क्वेश्चन जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हिंदी लिटरेचर, यानी हिंदी ग्रामर के प्रश्न रहेंगे। वर्ड सेंटेंस फॉर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी आपके यहाँ पर अनुवाद के क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। वर्ड सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी से अंग्रेजी 20 क्वेश्चन, और अंग्रेजी से हिंदी आपके यहाँ पर रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर, आपको बस चूज करना है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा अधिनियम से आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ऑफिशियल एक्ट से आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल से आपका 4, यानी राजभाषा अधिनियम से भी आपके यहाँ पर काफ़ी प्रश्न पूछने जाने वाले हैं।
एनुअल प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज से भी 4 क्वेश्चन, यानी राजभाषा अधिनियम से लेते हैं आपके 4 4 8 4 के 12 4 16 आपका 15 16 के करीब यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी ट्रांसलेटर और हिंदी ग्रामर से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में कोई ज़्यादा आपको परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाला है, बस आपको अप्लाई करना है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। आगे चलते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि जोन वाइज आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली है, तो जोन वाइज वैकेंसी निकलने के बाद आपको हर जोन में से, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जनरल के पोस्ट है उसके लिए भी काफ़ी सारे लोग एलिजिबल है और हिंदी के लिए भी एलिजिबल, कुछ कुछ लोग जो है स्टेनो के लिए भी एलिजिबल है। तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए लोग यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं। क्या वो सभी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर आंसर होगा नहीं, कोई एक जोन से ही आपको एक ही पोस्ट अप्लाई करना है। FCI ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया, अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है अच्छे से। देखिए उन्होंने मेंशन कर दिया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जोन है तो आपको कोई एक ही जोन से अप्लाई करना है। ठीक है, आइदर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन अथवा नॉर्थ जोन, यानी कोई एक ही जोन से, आप नॉर्थ जोन से अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्थ जोन से एक ही जोन से करना है, साउथ से कर रहे हैं या ईस्ट से करें, वेस्ट से करें, नॉर्थ से करें, किसी एक जोन से आपको करना है। ठीक है, आप अलग अलग जोन से अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट। यहाँ देखिए ABCDEFGH विथ इन द जोन, यानी आपको किसी एक जोन में अप्लाई करना है, लेकिन आपको कोई एक ही पोस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि जनरल के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, स्टेनो के लिए भी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और हिंदी के लिए भी जो एलिजिबल है हिंदी से कर रखा है तो वहाँ पे भी ग्रेजुएशन चाहिए। तो 2-3 से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर जो मुश्किल यही है कि वो एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक ही जोन में। तो आपको एक जोन में एक ही पोस्ट को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, यह आपको अच्छे से याद है। अगर एक से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, आपको एक जोन से एक ही पोस्ट को अप्लाई करना है। यह आपको क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सभी तो है ही। बाकी स्टेट वाइज आपके यहाँ पर दे दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर, आप देख लेंगे आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट यानी कि किस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जोन वाइज सेंटर दे रखा है, अब जैसे नॉर्थ जोन में अलग अलग है, साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में है, नॉर्थ में है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 6/9/2010, यानी 6/9/2022 से स्टार्ट हो चुकी है और 5/10/2022 इसकी लास्ट है, यानी 5/10 से पहले आपको अप्लाई करना है। इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है, नहीं तो आपका बाद में अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको लास्ट डेट इसकी रखनी है 5/10/2022 इसकी लास्ट डेट है। आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर फोटो सिग्नेचर का साइज बता रखा है, ऐसा सभी को पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको जिस प्रकार से आप IBPS में देते हैं यहाँ पर वही भरना है। आप अपना नेम लिखेंगे, आई नेम hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents and as and when required. यह सारे में आपके आजकल लगते ही हैं, IBPS में लगते हैं। अगर आपने पहले से बना रखा है तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या आप इसे एक वाइट पेज में लिख करके भी अपलोड कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय। आगे चलते हैं। अब आते हैं एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं, यहाँ पर 500 रुपये 500 आपको एग्जामिनेशन फीस देखने को मिल रही है। बाकी फोटोग्राफ किस पास से आपको करना है, कितना KB होना चाहिए यहाँ पर बता दिया है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/9 से स्टार्ट है और 5/10 की लास्ट डेट है। डेट है वो ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो विल बी अनाउंस वेबसाइट पे आपको टेंटेटिव डेट रखी गई है, आपकी जनवरी में रखी गई है, तो टेंटेटिव है, इसका आगे पीछे भी हो सकती है यहाँ पर।
फिक्स डेट यहाँ पर फिलहाल एफसीआई द्वारा नहीं बताई गई है। तब फॉर्म अप्लाई कर दें, जब इसकी एग्जामिनेशन डेट आएगी आपको पता चल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसके एलिजिबिलिटी रखते हैं, अगर आपने हिंदी मेजर से, हिंदी ऑनर से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने वालों की संख्या काफ़ी कम होंगे, क्योंकि सभी के पास हिंदी ऑनर्स या हिंदी मेजर से ग्रेजुएशन नहीं होता। क्योंकि एसएससी में देखेंगे, एसएससी में काफ़ी सारे लोग वहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं, जो मीडियम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इंग्लिश से ऑनर्स कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हिंदी वाले ही अप्लाई करें, यानी हिंदी वालों के यहाँ पर काफ़ी अच्छी फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपने ग्रेजुएशन हिंदी से कर रखा है तब इसे ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपका पीजीटी है तो, अगर आपका पीजीटी नहीं है तो आप जनरल की वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो अच्छे से बना करके ले आऊँगा, जिससे आपको अच्छे से इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में समझ में आ जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।